इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सदियों से दबी हुई होती हैं, लेकिन उनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। बलूचिस्तान की कहानी भी ऐसी ही है। एक ऐसी धरती जहां मानव सभ्यता के प्राचीनतम अध्याय लिखे गए, जहां हजारों साल पहले मेहरगढ़ जैसे महान शहर फले फूले और जहां बलूचों ने अपने संघर्ष, साहस और स्वाभिमान की एक ऐसी गाथा लिखी जो आज भी अधूरी है। कौन है ये बलूच? कहां से आए थे वो और कैसे उनके नाम पर इस विशाल क्षेत्र का नाम बलूचिस्तान पड़ा? ये सवाल सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक ऐसी पहेली है जो आज भी बलूचिस्तान की पहचान और उसके भविष्य को लेकर बहस का विषय बनी हुई है। आज हम उसी कहानी को खोजने निकल रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो हजारों साल पुराने इतिहास से शुरू होती है और आज तक जारी है। तो चलिए जानते हैं बलूचिस्तान की उस दास्तान को जो बलूचों के साहस और संघर्ष को बयां करती है। बलूचिस्तान दुनिया के उन प्राचीन क्षेत्रों में से एक है जहां मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरण देखे गए। इसका इतिहास बेबीलोन और मिस्र जैसी महान सभ्यताओं से भी पुराना है। लगभग 9000 साल पहले क्वेटा के पास मेहरगढ़ नामक एक शहर बसा था, जो उस समय दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था। इसकी आबादी करीब 20,000 थी। आज भी इस शहर के कुछ अवशेष मौजूद हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब मेहरगढ़ का पतन हुआ तो वहां के निवासी पंजाब और सिंध के इलाकों में जा बसे और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की नींव रखी। यहीं से लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे महान शहरों में बसने आए। लगभग 4000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद बलूचिस्तान हिंदू सभ्यता के प्रभाव में था। इसके कुछ निशान आज भी इस क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। आज भी हिंदू तीर्थयात्री लासबेला जिले के हिंगलाज माता मंदिर में इकट्ठा होते हैं। समय के साथ ही यह क्षेत्र ईरानी और अरब साम्राज्यों का हिस्सा बनता रहा। बलूचों के इतिहास को लेकर 2 संस्करण हैं। एक पुरानी कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और दूसरा आधुनिक इतिहासकारों का शोध जो पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। आइए बलूचों की पहले वो कहानी सुनते हैं जो उनके अपने शब्दों में है। मीर अहमद यार खान कलात राज्य के अंतिम शासक थे। कलात राज्य, जिसे कलात खानते के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 17वीं शताब्दी में मीर अहमद प्रथम कामरानी ने की थी। 1955 में कलात राज्य का पश्चिमी पाकिस्तान प्रांत में विलय होने के बाद उनके आखिरी शासक ने अपनी किताब इनसाइड बलूचिस्तान में बलूचों के ओरिजिन की रोमांचक कहानी बयान की है। उनके मुताबिक बलूच हजरत इब्राहिम के वंशज हैं और उनके पूर्वज सीरिया से आए थे। सीरिया में भीषण सूखे के कारण बलूच जनजातियों ने पूर्व की ओर पलायन किया, जहां पानी और हरियाली उनका इंतजार कर रही थी। ये सफर आसान नहीं था। वे ईरान पहुंचे, जहां उस समय सम्राट नौशीरवान आदिल का शासन था। बलूचों ने माउंट अल्बोरज और कैस्पियन सागर के तटीय इलाकों में शरण ली। यह हरा भरा क्षेत्र था, लेकिन सम्राट को विदेशी जनजातियों का आगमन पसंद नहीं आया। उसने उन्हें बलपूर्वक खदेड़ने का आदेश दिया। बलूच, जो अभी तक अपने नए घर में बस ही रहे थे, ईरानी सेना का सामना नहीं कर सके और हार गए। मजबूरन उन्हें फिर से पलायन करना पड़ा। इस बार उनका नेतृत्व मीर इब्राहिम ने किया। कठिनाइयों भरी यात्रा के बाद वे बोलन दर्रे के पहाड़ी इलाकों में पहुंचे। यहीं उन्होंने अपना नया वतन बसाया। मीर इब्राहिम की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी मीर कंबर अली खान ने नेतृत्व संभाला। समय के साथ ब्राहिमी नाम ब्राहुई और ब्रोही में बदल गया, जो आज भी बलूचिस्तान की एक प्रमुख जनजाति है। 16वीं शताब्दी में मुगलों ने बलूचों की मदद से कलात पर कब्जा किया, लेकिन उनसे किए गए वादे नहीं निभाए। इसके जवाब में बलूचों ने मुगलों को खदेड़ दिया और अपना स्वतंत्र कलात राज्य स्थापित किया। यह कहानी मीर अहमद यार खान ने 1975 में प्रकाशित अपनी किताब में लिखी है, जो बलूचों के गौरवशाली अतीत की गवाह है। बलूचों के इतिहास को लेकर एक और रोचक कहानी है। कहा जाता है कि वे पैगंबर मोहम्मद के चाचा हजरत अमीर हमजा के वंशज हैं। उन्होंने उमैयद शासक यजीद के खिलाफ इमाम हुसैन का समर्थन किया, जिसके कारण उन्हें अपने मूल क्षेत्रों से निकाल दिया गया और पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने इस कहानी को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। उनके अनुसार बलूचों का इतिहास कुछ और ही कहता है। इतिहासकार नसीर दश्ती के मुताबिक बलूच भाषा की तुलना विभिन्न ईरानी भाषाओं से की गई है और यह पाया गया कि बलूच इंडो ईरानी लोगों के करीब हैं, न कि सीरियाई अरबों के। ये इंडो ईरानी, जिन्हें आर्य भी कहा जाता है,
हजारों साल पहले एशिया के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए थे। लगभग 3000 साल पहले जलवायु परिवर्तन और युद्धों के कारण उन्हें पलायन करना पड़ा और वे कैस्पियन सागर के पश्चिम में आज के अजरबैजान और आर्मेनिया में बस गए। इस क्षेत्र को तब बालाशगान कहा जाता था। यहाँ उनकी भाषाओं का विलय होकर ब्लास्चुकी नामक एक नई भाषा बनी। समय के साथ ये लोग ईरान के अखमेनिद और फिर सासानी साम्राज्य के अधीन आ गए। वे इन साम्राज्यों की सेना में भी सेवा करते थे, लेकिन 6ठी शताब्दी के अंत में ईरानी शासकों के साथ उनके संबंध खराब हो गए। ईरानियों ने उन पर हमला किया और इसके बाद बलूच लोग बालाशगन छोड़कर ईरान के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में बिखर गए। कुछ केरमान पहुंचे तो कुछ सिस्तान की ओर बढ़ गए। ईरानी शासक चाहते थे कि बलूच एकजुट न रहें, इसलिए उन्हें अलग अलग इलाकों में बसाया गया। जब उनका उद्देश्य पूरा हो गया तो उन्होंने बलूचों को फिर से परेशान नहीं किया। हालांकि वे ईरानी प्रभुत्व में ही रहे। धीरे धीरे बालाशुकी भाषा का नाम बदलकर बलूची हो गया। जब बलूच अपने नए क्षेत्रों में बस गए तो ईरान में एक बड़ा बदलाव आया। 634 ईस्वी में अरबों ने ईरान पर आक्रमण किया। बलूचों ने शुरू में ईरानियों की तरफ से अरबों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इतिहास में एक बलूच कमांडर, जिसे काला घुड़सवार कहा जाता है, का भी जिक्र मिलता है। उसे ईरान के अंतिम शासक यजदगुर्द III ने अरबों से लड़ने के लिए भेजा था, लेकिन इस कमांडर ने अरब नेता अब्बू मूसा से हाथ मिला लिया और इस्लाम कबूल कर लिया। बलूच अब्बू मूसा की सेना में शामिल हो गए और ईरानियों के खिलाफ लड़े। अरबों ने उन्हें इराक के शहर बसरा में जमीन दी, लेकिन जब बलूचों और अरबों के बीच कुछ तनाव बढ़ा तो एक इराकी गवर्नर ने उन्हें सीरिया से निर्वासित कर दिया। शायद यही वजह है कि बलूच पीढ़ियों ने सीरिया को अपनी मूल मातृभूमि माना। ईरान में भी कई बलूच जनजातियां थीं जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम स्वीकार कर लिया, लेकिन उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुईं। उमैयद और अब्बासिद काल में ईरान में लगातार विद्रोह हुए। इस अशांति से तंग आकर बलूच जनजातियां केरमान और अन्य क्षेत्रों से बलूचिस्तान की ओर पलायन कर गईं। अगली कुछ शताब्दियों में ईरान पर गजनवी, सेल्जुक और मंगोलों ने हमला किया। इन हमलों के कारण छोटी जनजातियां भी बलूचिस्तान की ओर बढ़ने लगीं। बलूचों ने इस क्षेत्र को अपना घर बनाया क्योंकि यह चट्टानी और शुष्क था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर था। आक्रमणकारी यहां से गुजरते थे, लेकिन कभी यहां रुके नहीं, क्योंकि सिंधु नदी और अन्य नदियों के तट लूटपाट के लिए ज्यादा आकर्षक थे। 12वीं से 17वीं शताब्दी तक बलूचों का प्रवास जारी रहा। यह प्रवास मकरान तट और हेलमंद नदी के बीच के क्षेत्रों में समाप्त हुआ। बलूचों ने इस नए क्षेत्र को अपनी मातृभूमि माना और इसके लिए बलिदान दिया। इसी वजह से दुनिया ने इसे बलूचिस्तान कहा। इस क्षेत्र में पहले से बसी द्रविड़ और तुर्क मूल की जनजातियां बलूचों के साथ मिल गईं। अंतरजातीय विवाहों के जरिए उन्होंने एक साझा संस्कृति का निर्माण किया। यही वजह है कि आज बलूच संस्कृति एक समान दिखती है। बलूच इतिहास के पौराणिक और आधुनिक संस्करणों में एक बात समान है। बलूच 1000 साल पहले ईरान से बलूचिस्तान आकर बसे थे। उन्होंने एक सुरक्षित क्षेत्र तो पा लिया, लेकिन उनमें राजनीतिक जागरूकता की कमी थी, जिससे वे अपनी मातृभूमि को एक राज्य में नहीं बदल पाए। जब बलूचों की जनसंख्या बढ़ी और वे इस क्षेत्र में स्थापित हो गए, तो उन्होंने छोटे छोटे जनजातीय संघ बनाए। मकरान, तुर्बत, कूची, सिस्तान और डेरा जाट जैसे क्षेत्रों में ऐसे कई संघ स्थापित हुए, लेकिन कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं था कि पूरे क्षेत्र को नियंत्रित कर सके। जब बलूच जनजातीय संघ बना रहे थे, उनके पड़ोसियों के इतिहास में भी बड़े बदलाव हो रहे थे। यह एक नए युग की शुरुआत थी। 16वीं शताब्दी में 2 बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ, ईरान में सफवीद और भारत में मुगल। इस बदलाव की आहट बलूचिस्तान तक पहुंची, जहां मीर चाकर रिंद ने हुमायूं की मदद कर दिल्ली की गद्दी दिलवाई। इसी के साथ बलूचिस्तान में मुगलों का प्रभाव बढ़ने लगा। मुगलों ने क्वेटा और कलात पर कब्जा किया, लेकिन बलूच जनजातियों ने अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी। 1666 में मीर अहमद ब्रोही ने बलूच संघ की स्थापना की और मुगलों से कलात व क्वेटा छीन लिया। औरंगजेब, जो भारत में विद्रोहों से जूझ रहा था, बलूचिस्तान पर ध्यान न दे सका। 1698 में बलूचों ने सफवीदों को निर्णायक रूप से हराकर ईरानी प्रभाव को समाप्त कर दिया और कलात राज्य सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। 1748 में नसीर खान प्रथम सत्ता में आए और पूरे बलूचिस्तान को एकजुट किया।
खानाबदोश बलूच अब शहरों में बसने लगे और एक साझा संस्कृति आकार लेने लगी। लेकिन 1794 में नसीर खान की मौत के बाद गृह युद्ध छिड़ गया। राज्य कमजोर पड़ा और 193 तक कई इलाके हाथ से निकल गए। कराची सिंध के तालपुरों के पास चला गया, ग्वादर ओमान के कब्जे में आ गया। इसी दौरान एक नई ताकत उभरी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्हें डर था कि अफगानिस्तान के रास्ते रूस भारत में ना घुस आए। अंग्रेजों ने अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए कलात के खान मीर मेहराब खान से संधि की, लेकिन जब उनकी सेना बलूच भूमि से गुजरी तो जनजातियों ने हमला कर भारी नुकसान पहुंचाया। 1839 में ब्रिटिश सेना ने कलात पर धावा बोल दिया और बलूचिस्तान अंग्रेजों के अधीन आ गया। हालांकि अंग्रेजों ने सीधा शासन लागू नहीं किया, बल्कि खान को कठपुतली बना दिया। 1876 में कलात संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिससे बलूचिस्तान पूरी तरह ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया। 19वीं शताब्दी के अंत तक बलूचिस्तान 3 हिस्सों में बंट गया। एक ब्रिटिश भारत के अधीन, दूसरा ईरान के पास और तीसरा अफगानिस्तान को सौंप दिया गया। 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य भी ढह गया। भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए, लेकिन क्या बलूचिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो पाया, या फिर एक बार फिर उसे विदेशी ताकतों का सामना करना पड़ा? तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे बलूचिस्तान ने अपनी आजादी के लिए संघर्ष किया और कैसे यह क्षेत्र आज के नक्शे पर आया, तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।